यहाँ पर आप देख रहे हैं मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक की, जिसमें आज हम लेकर आपके सामने आए हैं लेखा शास्त्र यानी अकाउंटेंसी की प्रॉब्लम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। जैसे कि आपको पता ही है 2023 की परीक्षाएं बिल्कुल नज़दीक हैं और आप लोगों को भी इस वक्त सबसे ज़्यादा तैयारी की भी आवश्यकता है। ये जो मास्टरमाइंड है क्वेश्चन बैंक, इसमें पीछे लास्ट में कुछ पेपर दिया हुआ है जिसमें कि इन्होंने 3 सेट बनाए हुए हैं। पहला प्रश्न पत्र ये रहा, इसके बाद दूसरा प्रश्न पत्र है और इसके बाद तीसरा प्रश्न पत्र है। और ये जो आदर्श पत्र बनाए गए हैं, मॉडल टेस्ट पेपर एक प्रकार से समझिए इसको सॉल्व करने के बाद आपके अंदर कम से कम 80% कैपेसिटी आगे बढ़ने की और अच्छे नंबर लाने की बढ़ जाती है। तो हम इस सीरीज में आज आपके सामने आदर्श प्रश्न पत्र संख्या फर्स्ट यानी पहला आदर्श प्रश्न पत्र हल करेंगे। इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट है और इस प्रकार से बहुविकल्पीय प्रश्न, इसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न और लास्ट में यहाँ पर है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। इसमें भी हम सारे प्रश्नों का जवाब आपके सामने रखेंगे और एक एक प्रश्न आपको सॉल्व करते हुए, दिखाते हुए, समझाते हुए चलेंगे। सबसे पहले हो सकता है वीडियो ये लंबी बन जाए, परंतु आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है भाई। 3 घंटे का पेपर, अब हम जितना कम से कम टाइम मिलेगा उतने कम समय में आपको बताने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो बहुत लंबी होगी तो इसको हम 2 भागों में डाल देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है सही विकल्प चुनिए एवं उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न है आय व्यय खाते के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यह खाता गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है, ये तो सही है। यह प्राप्ति भुगतान खाते के आधार पर बनाया जाता है, ये बात भी सही है। इस खाते की बचत को पूंजी कोष में जोड़ा जाता है, ये बात भी सही है। इसका मतलब है इसमें जो सवाल का जवाब है वो है इनमें से सभी, क्योंकि गैर व्यापारिक संस्थाओं में ये तीनों प्रकार के जो कार्य हैं वो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अपहरित अंशों के पुनर्निर्गमन के बाद अंशहरण खाते का शेष अंतरित किया जाता है। यानी जब हम शेयर फॉरफिट कर लेते हैं उसके बाद जो हमारे पास पैसा बच जाता है री इशू करने के बाद, उसे हम पूंजी संचय कोष में यानी कि पूंजी संचय खाते में कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, जिसे हम पूंजी संचय खाता बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जवाब जो है 2 नंबर का है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है आय व्यय खाता बनाया जाता है। आय व्यय खाता बनाया जाता है गैर व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा। ऐसी संस्थाएं जो व्यापार नहीं करती, यानी जिनका मुख्य उद्देश्य धर्मार्थ, सेवार्थ इस प्रकार के कार्य होते हैं। क्लबों द्वारा ये भी आय व्यय खाता बनाते हैं क्योंकि ये बिजनेस नहीं है। शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा ये भी बिजनेस नहीं है। धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा ये भी बिजनेस नहीं है। यानी ये तीनों प्रकार के लोग बिजनेस नहीं करते और जो बिजनेस नहीं करते वही आय व्यय खाता बनाते हैं। यानी इन सभी के द्वारा आय व्यय खाता बनाया जाता है। इसका सही जवाब है इन सभी के द्वारा, यानी चौथा। इसके बाद है गुप्त संचिति का सृजन किया जाता है, यानी सीक्रेट रिजर्व किस प्रकार से बनाया जाता है। अंतिम स्टॉक का अल्प मूल्यांकन करके, यानी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को कम करके, या पूंजीगत व्यय को आयगत मानकर, यानी कैपिटल एक्सपेंसेज को रिवेन्यू एक्सपेंसेज मान करके, या संभाव्य दायित्वों को वास्तविक दायित्व दर्शाकर, यानी कि जो हमारी कंटिंजेंट लायबिलिटी है उनको एक्चुअल लायबिलिटी दिखा करके, या इनमें से सभी। तो इसका जवाब है इनमें से सभी, क्योंकि ये सारे के सारे कार्य सीक्रेट रिजर्व को बनाने के लिए होते हैं।
हालांकि सीक्रेट रिजर्व का बनाना कंपनी अधिनियम के तहत मान्य नहीं है। पांचवा प्रश्न है आजीवन सदस्यता शुल्क है। आजीवन का मतलब होता है बहुत लंबे समय तक प्रयोग होने वाला शुल्क यानी लाइफ मेंबरशिप फीस। ये कैपिटल रिसिप्ट यानी कि पूंजीगत प्राप्ति है, पूंजीगत हानि यानी कैपिटल लॉस है, आयगत प्राप्ति यानी रेवेन्यू रिसिप्ट है, या आयगत हानि या रेवेन्यू लॉस है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो आजीवन सदस्यता शुल्क है ये पूंजीगत प्राप्ति है, क्योंकि ये कैपिटल के जैसा हम इसको लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, यानी इसका सही जवाब क्या है? फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 में है साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के बीच लाभ हानि विभाजन होगा। अगर मान लीजिए एग्रीमेंट ऑफ पार्टनर नहीं है, पार्टनरशिप का कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई उन्होंने आपस में समझौता नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे बांटेंगे? तो सवाल का जवाब में कहा है पूंजी अनुपात में, समान अनुपात में, समय के अनुपात में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है समान अनुपात में। अर्थात अगर साझेदारी संलेख में यानी कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में प्रॉफिट के बांटने में या प्रॉफिट को बांटने के लिए किसी प्रकार के बारे में समझौता नहीं हुआ होगा, तो हम प्रॉफिट को इक्वल रेशो में यानी बराबर के अनुपात में बांट देंगे। इसका सही जवाब है सेकंड। शिखा और काव्या 2 और 3 के अनुपात में साझेदार हैं। वे दिव्या को फर्म में 1/4 भाग के लिए प्रवेश देती हैं। वह शिखा से 4/20 भाग और काव्या से 1/20 भाग प्राप्त करती हैं। साझेदारों का नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा? यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो शिखा और काव्या 2/3 के रेशो में पार्टनर हैं। उन्होंने दिव्या को एक न्यू फर्म मतलब न्यू पार्टनर घोषित करने के लिए उसको पार्टनरशिप फर्म में 1/4 का हिस्सेदार बनाया। 4/20 शिखा से और 1/20 काव्या से लिया गया। न्यू रेशो क्या होगा? इसको समझने के लिए आपको यहाँ पर इस वर्किंग को ध्यान से देखना होगा। इसको समझने के लिए शिखा और काव्या का पुराना रेशो देखना होगा। शिखा और काव्या का पुराना रेशो 2 और 3 का है, यानी 2 और 3 का टोटल 5 हो गया, तो 2/5 और 3/5 होगा। तो हम 2/5 में से शिखा ने अपने हिस्से में से 4/20 भाग दिव्या को दिया है, तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो 20 होगा। 5 को 20 में डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20 4 आया, 4 के 2 में मल्टीप्लाई 8 हो गया। 20 को 20 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 की 4 में मल्टीप्लाई 4 होगा। माइनस के निशान लगाने के बाद 8 में से 4 को घटाएंगे, 4/20 होगा। काव्या का जो न्यू शेयर है, काव्या का पुराना शेयर 3/5 है। काव्या ने अपने हिस्से में से 1/20 दिव्या को दिया है। इन दोनों का एलसीएम भी 20 होगा। 5 4 जा यानी 5 चौके 20 4 आएगा। भाई इस 20 को, यहाँ जो 20 है इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 चौक 20 4 आया, 4 के 3 में मल्टीप्लाई 12 हो गया। 20 से भी भाग करेंगे, 20 से कम 20, 1 आया, 1 1 कम 1 माइनस, तो ये हो गया 11/20 11/20। दिव्या जो न्यू पार्टनर है उसने अपना हिस्सा 2 बार लिया। एक बार तो शिखा से लिया 4/20 और दूसरी बार काव्या से लिया 1/20। इन दोनों के एलसीएम हो गया 20। 4 और 1 आपस में जुड़ के 5/20 यानी 5/20 हो जाएंगे। तो 4 और 11 और 5 ये हमारा न्यू रेशो बन के हमारे सामने आता है। यानी इसका जो सही जवाब यहाँ पर निकल के आ रहा है 4, 11 और 5 आ रहा है। तो अब हम इसको अगर बुक में देखते हैं कि भाई ये कौन सा हमारा जो है रेशो बैठेगा, सही जवाब हमारा क्या है। इसके सही जवाब के लिए आपको देखना होगा 4, 11, 5, यानी इसका सही जवाब है सेकंड नंबर, अर्थात 4, 11 एंड 5। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 8। वित्तीय विवरणों की तुलना संस्था की किस प्रवृत्ति को दर्शाती है या प्रदर्शित करती है, आखिर क्या करती है? इसका मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम तैयार करते हैं उसका कंपैरिजन आखिर किस प्रकार की टेंडेंसी को प्रेजेंट कर रही है। क्या वो लाभदायकता यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी चेक करती है, बताती है,
या निष्पादन क्षमता या बिजनेस के परफॉर्मेंस को दिखाती है, या वित्तीय स्थिति जो फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है, या इन सभी को बताती है। तो इसका सही जवाब है ये इन सभी को दर्शाती है, यानी इसका सही जवाब चौथा नंबर है। क्वेश्चन नंबर 9 में है किस मद को आर्थिक चिट्ठे के संचय और आधिक्य शीर्षक में दिखाया जाता है, यानी इसमें कौन सा आइटम है जिसको हम रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में बैलेंस शीट में दिखाते हैं। पूंजी संचय ये तो दिखाते हैं, पूंजी संशोधन संचय ये भी दिखाते हैं, प्रतिभूति प्रीमियम ये भी दिखाते हैं। इसका मतलब ये सभी इसका सही जवाब है। कैपिटल रिजर्व और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और ऑल ऑफ दीज ये सभी दिखाते हैं। इसका सही जवाब 4 है, चौथा है। रोकड़ प्रवाह विवरण किस लेखांकन प्रमाप के आधार पर बनाया जाता है? रोकड़ प्रवाह विवरण अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से बनाया जाता है, ये सही जवाब है। इसका सही जवाब है फर्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3rd नंबर का। इसके बाद हमारा जो प्रश्न है वो है ख्याति के मूल्यांकन की कौन सी विधियां हैं? तो यहाँ पर आपको समझना है ख्याति के मूल्यांकन की विधियों के बारे में। जो विधियां हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सर्वोत्तम होती हैं, कौन सी सर्वोत्तम होती है ये डिपेंड करता है फर्म के ऊपर, फर्म ने कौन सी विधि को अपनाया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 11 ख्याति के मूल्यांकन की कौन सी विधियां होती हैं? इसको समझने के लिए चलते हैं सवाल में पीछे और देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका जो सही जवाब है वो क्या है। तो यहाँ पर आपके सामने मौजूद है ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ। यहाँ पर लिखा हुआ है औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि, पूंजीकरण विधि। औसत लाभ विधि ये आपके पास मिल जाएगा, इसका जवाब मास्टरमाइंड अगर आपके पास है तो पेज नंबर 37 पर इसका जवाब मिल जाएगा। अगर ये शॉर्ट में पूछा जाए यानी कम नंबर में पूछा जाएगा तब तो इसका जो जवाब है आपको शॉर्ट में लिखना होगा, यानी कम लिखना होगा। और कम लिखने के लिए आपको जो विधि अपनाई जाएगी आपके द्वारा उसमें आपको बहुत ही कम लिखना होगा। अगर कम लिखना है तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि आपको थोड़ी थोड़ी इनके बारे में लिखना होगा। उसके लिए आपको ऐसे लिखना है, इस प्रकार से। ख्याति के मूल्यांकन की कौन सी विधियां हैं? तो यहाँ पर है औसत लाभ आधार विधि, अधिलाभ का आधार या अधिलाभ आधार विधि, पूंजीकरण विधि, वार्षिकी विधि। इन चारों के बारे में मतलब इन चारों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखना होगा। लेकिन अगर ये विस्तृत क्वेश्चन बनता तो बहुत बड़ा लिखा जाता, इसमें उदाहरण दे देकर हम इसको प्रेजेंट करते। लेकिन इन्होंने लघु में पूछा है तो हम उसके बारे में इतना ही लिख दें, ये काम चल जाएगा। इसके बारे में हम नॉलेज भी दे देंगे और पता भी चल जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न होता है, यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ मैं, आपको सारे सवालों के जवाब दिखा रहा हूँ। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न होता है समरूप विवरण से आप क्या समझते हैं? समरूप विवरण क्या होता है? जिसको हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हमें ये जानने की बड़ी ज़रूरत होती है कि हम इसका स्टेटमेंट कैसे तैयार करेंगे समरूप का। तो इसके लिए आपको यहाँ देखना होगा। समरूप विवरण को जानने के लिए यह जानिए कि आपको समरूप विश्लेषण या समरूप विवरण आखिर कैसे तैयार करना है। अगर न्यूमेरिकल किया होगा आपने तो आपको फॉर्मेट का पता होगा। यहाँ लिखा है समरूप विवरण से आप क्या समझते हैं या इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका जवाब है 74 पेज नंबर पर। ऐसे तुलनात्मक विवरण जो लंबवत प्रतिशत या अनुपात की जानकारी तो प्रदान करते हैं लेकिन मुद्रा के रूप मूल्य को सूचित नहीं करते, समरूप या सामान्य आकार विवरण कहलाते हैं। इस प्रकार के विवरण कुल योग के साथ संबंध बनाते हैं। यह लंबवत विश्लेषण व दो संस्थाओं की तुलना के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से आप समरूप विवरण के बारे में लिख सकते हैं। ये पेज नंबर 74 पर दिया हुआ है। थोड़ी सी जानकारी है क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा गया है वो लघुत्तरीय है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न होगा,
अगला प्रश्न है रोकड़ प्रवाह विवरण के दो उपयोग बताइए। यानी रोकड़ प्रवाह विवरण से हमें क्या फ़ायदा होता है। उपयोग का मतलब फ़ायदे से ही है। तो रोकड़ प्रवाह विवरण के दो उपयोग कौन से हो सकते हैं, उसके लिए आपको हमारी दो बातों पर ध्यान देना होगा। रोकड़ प्रवाह विवरण का उपयोग जानने के लिए इसको हमने वैसे हाईलाइट किया हुआ है, इनके पेज नंबर हमने नोटिस किए हुए हैं, ताकि अगर हम आपको कोई चीज़ बताएं तो वहाँ आप मास्टरमाइंड में जा करके आप उस पेज को देख लें। यहाँ पर है 82 नंबर, पेज नंबर 82 पर आपको यहाँ मिल जाएगा रोकड़ प्रवाह विवरण के कोई दो उपयोग। यहाँ लिखा है यह अल्पकालीन वित्तीय नियोजन के लिए उपयोगी होता है क्योंकि यह उन्हें इस संबंध में आवश्यक सूचनाएं प्रदान करता है। दूसरा है यह रोकड़ बजट तैयार करने में सहायक होता है। दो प्रकार के विवरण, इस रोकड़ प्रवाह विवरण के दो प्रकार के उपयोग यहाँ पर दिखाए गए हैं। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं रोकड़ प्रवाह विवरण के द्वारा रोकड़ी लेन देन का या रोकड़ संबंधी योजनाओं को बनाने का पता चलता है। उसके बारे में रोकड़ से संबंधित उद्देश्यों का पता चलता है। रोकड़ प्रवाह कहाँ से होगा और किन किन मदों पर रोकड़ का खर्च होगा, रोकड़ व्यय किया जाएगा, इसका भी पता चल जाता है। इसमें हम 3 प्रकार की प्रक्रियाओं से रोकड़ को दिखाते हैं। रोकड़ प्रवाह का जो प्रदर्शन है, जो उसके बारे में प्रेजेंटेशन है, वह क्रियाकलापों के द्वारा यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं। यानी परिचालन प्रक्रियाएं, निवेश प्रक्रियाएं और वित्तीय प्रक्रियाओं के द्वारा हम रोकड़ प्रवाह विवरण को दिखाते हैं। इसके बाद आता है निजी कंपनी किसे कहते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार निजी कंपनी, प्रत्येक उस कंपनी को निजी कंपनी कहते हैं जो सार्वजनिक कंपनी नहीं होती है और जिसके सदस्यों की संख्या कम से कम 2 और अधिकतम 200 तक सीमित होती है। निजी कंपनी कभी अपने अंशों का हस्तांतरण नहीं करती है। निजी कंपनी के में लगी हुई जो पूंजी होती है वह निजी हाथों में होती है, यानी जो लोग इसके स्वामी होते हैं वो अपने हितों को दूसरे व्यक्तियों को हस्तांतरित नहीं करते हैं। इस प्रकार से हम निजी कंपनी के बारे में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन पर अधिकतम कितनी छूट दी जा सकती है। हरण किए गए अंशों पर निर्गमन, पुनर्निर्गमन के बाद, पुनर्निर्गमन री इशू के बाद जब हम शेयर फॉरफिट करते हैं उसके बाद अधिकतम छूट कितनी होती है, इसको समझने के लिए आपको एक क्वेश्चन को ध्यान में थोड़ा सा डालना होगा कि अधिकतम छूट कितनी मिल सकती है। इसके लिए हम एक क्वेरी लेते हैं, उस क्वेरी से समझेंगे। जैसे मान लीजिए ये 400 शेयर है और ये 400 शेयर 3 रुपये, 4 रुपये और फिर ये 3 रुपये, 10 रुपये की कॉल इन्होंने ऐसे की हुई है। कंपनी ने ये जो 400 शेयर है जिस व्यक्ति के पास है उन्होंने एप्लीकेशन के 3 रुपये दे दिए हैं और ये अलॉटमेंट का और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया है। कंपनी जब इनके शेयर को फॉरफिट करेगी तो इनके द्वारा 400 शेयर के 3 रुपये के रेट से 1200 रुपये इन्होंने चुकता किया है और 4 चौक 1600 रुपये इन्होंने चुकता नहीं किए हैं। ये पैसा इनका अनपेड है और 4 तिया 1200 रुपये ये भी अनपेड है, यानी ये 2 पेमेंट नहीं दिया है, सिर्फ ये पैसे दिया हुआ है। अब कंपनी 400 शेयर को दोबारा री इशू करेगी। अगर कंपनी इसको दोबारा री इशू करती है तो कंपनी कितने रुपए में री इशू कर सकती है, यानी दोबारा निर्गमित कर सकती है। तो कंपनी दोबारा निर्गमित करेगी इस जो इन्होंने फॉरफिट किया है, अपहरित किए गए धन 1200 रुपये हैं, इससे ज़्यादा की छूट नहीं दे सकते हैं क्योंकि 1200 रुपये इनके पास है। अब इनको 4000 पूरा करने के लिए मात्र 2800 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी, यानी 4000
जो 10 रुपये के रेट से ये 400 शेयर के 10 रुपये के रेट से 4000 रुपये होते हैं। 4000 में से 1200 रुपये इन्होंने जब्त किए हुए हैं, यानी 1200 रुपये इनके पास आ चुके हैं। अब 1200 रुपये अगर घटा दिया जाए तो इन्हें 2800 रुपये की और ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब इन्हें 1200 रुपये ऑलरेडी मिल चुके, तो इतने रुपए की वो डिस्काउंट यानी छूट दे सकते हैं, क्योंकि 1200 रुपये इनके पास है। इसलिए इस प्रश्न का जवाब किस प्रकार से लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन पर अधिकतम छूट हरण किए गए अंशों की राशि के प्राप्त किए गए राशि के बराबर छूट दी जा सकती है। यानी जिस अंश को हरण किया गया है उस हरण पर जितने रुपए प्राप्त हो चुके हैं कंपनी को, उतनी राशि के बराबर छूट दी जा सकती है। इसके बाद आता है आय व्यय खाता और लाभ हानि खाते में क्या अंतर है। ये लिखने वाला विषय है। इसका मतलब इसके बारे में आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि लाभ हानि खाता यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आय व्यय खाता यानी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या अंतर है। वैसे तो इन दोनों में ध्यान से देखा जाए तो कोई अंतर दिखाई नहीं देता है, लेकिन क्योंकि अब अंतर लिखने वाली बात है तो इसमें अंतर हमें लिख के ज़रूर बताना पड़ेगा, आखिर इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, जिसकी वजह से हमें इस प्रश्न पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ी है। तो इसके लिए हम चलते हैं इसके उस पेज पर जहां पर हम आय विवरण, आय व्यय खाता और लाभ हानि खाते के मध्य अंतर समझेंगे। तो आय व्यय खाते में हम, इन्होंने ये नहीं बताया कि भाई कितने अंतर लिखने हैं। वैसे यहाँ पर लिखेंगे आय व्यय खाता गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है, जबकि लाभ हानि खाता व्यापारिक संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है। दूसरा अंतर है आय व्यय खाते के अंतर को आधिक्य या न्यूनता के नाम से जाना जाता है, जबकि लाभ हानि खाते के अंतर को शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि के नाम से जाना जाता है। इसका तीसरा अंतर यह है कि आय व्यय खाते में दाहिनी तरफ आय यानी कि इनकम लिखा जाता है और बाईं तरफ एक्सपेंडिचर यानी व्यय लिखा जाता है, जबकि लाभ हानि खाते में दोनों तरफ विवरण लिखा जाता है यानी पार्टिकुलर्स लिखा जाता है। इसमें आय व्यय रिसिप्ट पेमेंट ऐसा कोई भी शब्द का प्रयोग नहीं होता है। हमने 3 अंतर इसके बताए हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्नों में 3 से ज़्यादा अंतर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे 2 ही अंतर काफ़ी है क्योंकि ये 2 ही नंबर का है। इसके बाद आता है पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है, जिसे हम इंग्लिश में रिवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाते से मतलब होता है जब साझेदारी फर्म में कोई नया साझेदार प्रवेश करता है या पुराना कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, उस परिस्थिति में संपत्तियों का और दायित्वों का मूल्यांकन किया जाता है। उसका पुनर्मूल्यांकन करने की अवस्था में कुछ संपत्तियों और दायित्वों के दाम घटते और बढ़ते हैं, जिसका सीधा असर बिजनेस के आर्थिक चिट्ठे पर पड़ता है यानी व्यापार की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है, जिसका नुकसान या फ़ायदा यानी लाभ हो या हानि हो वह व्यापारी पर अर्थात साझेदारों पर पड़ता है, जिसकी वजह से उसका जो भी भरपाई होती है वो मौजूदा हालात में जो साझेदार होते हैं उसका लाभ या हानि उन्हीं को प्राप्त होती है। अर्थात जैसे मान लीजिए ए और बी 2 पुराने साझेदार हैं, सी एक नया साझेदार है। सी के आने के बाद सी ये कहेगा कि आप अपनी संपत्तियों और दायित्वों का मूल्यांकन कर लीजिए, जो भी फ़ायदा या नुकसान हो उसको आप लोग बांट लीजिए। इसकी परिस्थिति में यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब कोई नया साझेदार फर्म में आएगा तो वह पुरानी फर्म में जब साझेदार बनता है
तो वह यह जानने की ज़रूर कोशिश करेगा कि जिस साझेदारी फर्म में इतनी पूंजी लगा करके, ख्याति के पैसे दे करके मैं फर्म में भर्ती हो रहा हूँ, एडमिट हो रहा हूँ, एक नए साझेदार के रूप में जा रहा हूँ, तो इनको जो पूंजी और ख्याति के मैंने पैसे दिए हैं, आखिर इस फर्म में उनकी संपत्तियाँ और उनके दायित्व का मूल्य आज के समय में कितनी है। इसीलिए पुराने साझेदार लोग उस संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन करते हैं और उसका जो नुकसान या फ़ायदा होता है उसका एडजस्टमेंट वो अपने खाते में यानी अपने पूंजी खाते में कर लेते हैं। इस पुनर्मूल्यांकन की दशा में या तो नुकसान होगा या फ़ायदा, यानी या तो लाभ हो सकता है या हानि। इस प्रकार से पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पुनर्मूल्यांकन खाता किसी साझेदार के प्रवेश करने पर, यानी कोई नया साझेदार फर्म में आ रहा हो या कोई पुराना साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा हो, तो संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। इसके बाद है त्याग अनुपात क्या है। जब कोई नया साझेदार साझेदारी फर्म में प्रवेश करता है तो पुराने साझेदारों के द्वारा अपने हिस्से का कुछ भाग त्याग करना होता है, जिसे हम त्याग अनुपात कहते हैं। जिस अनुपात में पुराने साझेदार लोग अपने हिस्से का त्याग नए साझेदार के पक्ष में करते हैं उसे हम त्याग अनुपात कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर ए और बी दो साझेदार हैं, उन्होंने सी को साझेदारी फर्म में नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया है। अब सी के आने के बाद ए और बी ने अपने हिस्से में से 2 और 1 के अनुपात में सी को अपने हिस्से में से अपना भाग दिया। इससे 2 और 1 के अनुपात में ए और बी का भाग कम हो जाएगा, उनका हिस्सा इतना कम हो जाएगा जिसे त्याग अनुपात कहेंगे। इसके बाद आता है साझेदारी समझौते का लिखित में होना उत्तम माना जाता है। व्याख्या करें। एक साझेदारी संलेख, संविदा या समझौता लिखित में होना ही उत्तम क्यों माना जाता है? इसके लिए बहुत सारे इसके फायदे हैं। कब? क्योंकि ये क्वेश्चन अति लघुत्तरीय है, इसमें 2 या 3 फायदे लिखना होगा। सबसे पहला, सभी साझेदारों के मध्य विवाद नहीं उत्पन्न हो पाता है। अगर विवाद होता है तो साझेदारी संविदा या साझेदारी समझौते के हिसाब से उसका समापन कर दिया जाता है, यानी उसका समाधान हो जाता है। दूसरा है, अगर साझेदारी समझौता लिखित में होता है तो न्यायालय में उसे साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। तीसरा है, एक साझेदारी समझौता अगर लिखित में होता है तो उसे बहुत ही अच्छा और उत्तम माना जाता है, और इस प्रकार के साझेदारों में जहां पर साझेदारी संलेख होता है उनमें आपस में विवाद होने की संभावना बहुत कम होती है। इस प्रकार से एक साझेदारी समझौते का लिखित में होना उत्तम माना जाता है। अब हम बात करेंगे पूर्वाधिकार अंश क्या है, यानी प्रेफरेंस शेयर आखिर है क्या। पूर्वाधिकार अंशों को अन्य दूसरे अंशों से यानी समता अंशों से लाभ और पूंजी प्राप्त करने की प्राथमिकता सबसे पहले होती है। इसीलिए इस प्रकार के अंशों को हम पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। पूर्वाधिकार अंशों को पूंजी और लाभांश में हिस्सा पाने की प्राथमिकता की वजह से इनको पूर्वाधिकार अंश कहा गया है। इसके बाद हमारा प्रश्न आता है लघुत्तरीय। लघुत्तरीय प्रश्नों को हल करने के लिए हम अगले पार्ट में यानी पार्ट 2 में उसको लाएंगे। इसको हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लगभग मुझे लग रहा है 3 भागों में ये सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न 3 घंटे का है और 3 घंटे का प्रश्न अगर हम 1 घंटे में भी निपटाने की कोशिश कर रहे हैं तो ही बहुत अच्छी बात है।
आज हमारा मॉडल पेपर का पहला भाग चल रहा है। इस पहले भाग को आप सभी लोग कितना अच्छा समझेंगे, कितना बुरा समझेंगे, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप लोग, अगर आप लोगों की समझ में आए और आप लोग इसके बारे में जान जाएं तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। और कमेंट में आप अगर कोई कमी है, कोई त्रुटि है, किसी प्रकार की आपको दिक्कत हो रही है तो अपने कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि अगली वीडियो में हम उसका अवश्य सुधार कर लें। जिससे कि अभी हमारे पास 2 मॉडल पेपर और करने होंगे हमें, यानी कि पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। तो ताकि हम उन दोनों प्रश्नों को जब बताएं आपको, तो उसमें बहुत ही अच्छी तरह से उसका सुधार हुआ आपको आपके सामने आए। इसी के साथ ही इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। इस वीडियो को आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, शेयर करना है, जिससे कि इस मॉडल पेपर के सॉल्यूशन का फ़ायदा सभी लोगों को मिले, क्योंकि एग्जामिनेशन बिल्कुल नज़दीक है और पेपर की तारीखें घोषित की जा चुकी हैं। बहुत ही जल्द इसका सेकंड पार्ट भी हम अपलोड करने वाले हैं। फिर मिलते हैं अगले पार्ट सेकंड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।